तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube के इस नए चैनल एनसीसी नीतीश कोचिंग सेंटर पर, जहां आपने देखा कि हम लोग ने भारत में राष्ट्रवाद की एक लंबी श्रृंखला जो है वो चलाई हुई है, एक सीरीज, जिसमें इसके 3 एपिसोड जो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का जो वीडियो है वो अपलोड किया जा चुका है और उसी का आज ये चौथा पार्ट है जिसे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है खिलाफत आंदोलन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि खिलाफत आंदोलन जो है वो क्या है, किस तरीके से यह आंदोलन जो है भारत में पनपा और कौन कौन से ऐसी संस्थाएं और कौन कौन से जो लोग थे जिन्होंने इस आंदोलन में अपनी हुंकार जो है वो भरी। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध जो है इसमें चूंकि आप देख सकते हैं कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें ब्रिटेन द्वारा तुर्की को पराजित करने के फलस्वरूप वहां का जो ऑटोमन साम्राज्य था उसे समाप्त कर दिया गया। तो जो तुर्की है वहां पर जो है ऑटोमन साम्राज्य जो है उसका शासन था। और प्रथम विश्व युद्ध में जो मित्र राष्ट्र उनमें जो शामिल देश था वो था ब्रिटेन। और जो केंद्रीय शक्तियां थी उनकी तरफ से जो क्षेत्र युद्ध में शामिल था वो था तुर्की। और इस युद्ध में जो है तुर्की जो है उसको हार का सामना करना पड़ा। और तुर्की में जिस समय इस प्रथम विश्व युद्ध में इतना बड़ा भयावह युद्ध हुआ उस समय तुर्की में जिस साम्राज्य का शासन था उसको बोलते हैं ऑटोमन साम्राज्य। और यहाँ के जो सुल्तान हुआ करते थे, सुल्तान उसको तो विश्व के मुसलमान, मतलब विश्व में भारत भी शामिल है, विश्व के मुसलमान जो है उसको सांसारिक इस्लाम का खलीफा मानते थे। तो प्रथम विश्व युद्ध में जब तुर्की जो है वो ब्रिटेन से जब पराजित हो गया तो वहाँ की जो ऑटोमन साम्राज्य था उसको ब्रिटेन ने उखाड़ करके फेंक दिया। और उसके बाद वहाँ के जो सुल्तान थे उनकी सारी शक्तियाँ जो है उसको भी छीन ली गई और उसके जो प्रदेश थे, शेष प्रदेश, उससे भी वहाँ से उसके अधिकार को वंचित कर दिया गया। जबकि पूरे विश्व में जो सुल्तान था, जो तुर्की का सुल्तान था, उसे इस्लामिक संसार का खलीफा मानते थे मुसलमान, पूरे विश्व के, भारत के मुसलमान। तो तुर्की के साथ किया जाने वाला ये जो दुर्व्यवहार है इससे भारतीय मुसलमान जो है काफी बड़ी संख्या में नाराज थे। इससे क्या हुआ, इसको तुर्की साम्राज्य के जो ऑटोमन साम्राज्य उसको हटाने के कारण जो भारतीय मुसलमान थे वे इस दुर्व्यवहार से नाराज थे, जिसके लिए इन्होंने एक आंदोलन जो है शुरू किया जिसको बोलते हैं खिलाफत आंदोलन। और इसके लिए पूरे भारत में खिलाफत जो है वो दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? तो 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को पूरे भारत में खिलाफत दिवस जो है वो मनाया गया। कब? तो 17 अक्टूबर 1919, मतलब 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को पूरे भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया। और इसके बाद इन सारी घटनाओं को एक शुरुआत के सिरे से गांधी जी स्पष्ट रूप से इस पर नज़र बनाए हुए थे। और जैसे ही उन्होंने देखा कि खिलाफत आंदोलन को लेकर के जब जितने भी मुसलमान हैं वो सारे इकट्ठे हुए हैं, तो उन्होंने इस आंदोलन से एक चीज़ अपने अंदर जो है वो महसूस की कि अगर इस आंदोलन में हिंदू और मुस्लिम दोनों एक हो जाए तो इससे हम लोग ब्रिटिश सरकार पर बहुत ज़्यादा जो है वो प्रभाव डाल सकते हैं। तो गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए खिलाफत आंदोलन में
जितने भी आंदोलनकारी थे उनका सहयोग किया। इस आंदोलन में जो सबसे पहला सहयोग था वह था, सबसे पहला सहयोग जो है वो गांधी जी ने दिया, और इस सहयोग के कारण जितने भी खिलाफत आंदोलनकारी थे उन्होंने गांधी जी को नवंबर 1919 ईस्वी को अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष बना दिया। गांधी ने जी ने जैसे ही खिलाफत आंदोलन में शामिल जितने भी आंदोलनकारी थे या खिलाफत आंदोलन जो है उसका समर्थन किया, तो जितने भी खिलाफत आंदोलन में शामिल जो भी व्यक्ति थे उन्होंने गांधी जी को ही अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष बना दिया। और कब बनाया? यह बनाया नवंबर 1919 ईस्वी को। चूंकि कांग्रेस जो है जिसकी स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में, उस कांग्रेस का जो संगठन था वह पूरे साल में एक बार जो है बैठ करके उन लोग किसी भी आंदोलन को किस तरीके से चलाना है उसके लिए एक अधिवेशन करते थे। और वो जो अधिवेशन था वो दिसंबर 1919 ईस्वी में अमृतसर में होने वाला था। तो कांग्रेस का एक अधिवेशन था जो कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन जो है ये कब हुआ? यह हुआ था दिसंबर 1919 ईस्वी में। तो कांग्रेस का जो है वो अमृतसर अधिवेशन हुआ 1919 ईस्वी में। अमृतसर कहाँ है? पंजाब में। इस अधिवेशन में गांधी जी, इस अधिवेशन में गांधी प्लस कांग्रेस जो है वह दोनों ने इस आंदोलन का समर्थन किया। अब जैसे ही गांधी जी और कांग्रेस दोनों ने इस आंदोलन का समर्थन किया, यह आंदोलन और भी ज़्यादा सशक्त हो गया। फिर उसके बाद दो अधिवेशन हुए, जिसमें एक अधिवेशन जो है, अब एक अधिवेशन जो दिसंबर 1919 ईस्वी में हो चुका है, अगला अधिवेशन जो एक साल बाद होगा यानी कि दिसंबर 1920 ईस्वी में, जो कि होने वाला था नागपुर में। लेकिन उससे पहले ही सितंबर 1920 ईस्वी को कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया। और चलिए डिस्कस करते हैं उसमें कलकत्ता अधिवेशन में जो है वो खिलाफत आंदोलन के लिए कौन सी बातें थी और जलियांवाला बाग हत्याकांड से रिलेटेड कौन सी बातें थी। दोनों बातों को लेकर के एक विशेष अधिवेशन में जो है इसको पुष्टि जो है वो की गई। सितंबर 1920 ईस्वी को कलकत्ता में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया और इस अधिवेशन में दो प्रस्ताव जो है वो पारित किए गए। इस अधिवेशन में जो प्रस्ताव थे उनकी संख्या 2 थी। कौन कौन से प्रस्ताव? तो जो पहला प्रस्ताव था उसमें खिलाफत के मुद्दे पर ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण क्या है, और जो दूसरा था वह था पंजाब में निर्दोष लोगों की हत्या के लिए जिम्मेदार बर्बर पदाधिकारी के खिलाफ दंडित न होने की सरकार की विफलता। तो कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन था, जो कि कलकत्ता अधिवेशन के नाम से जाना जाता है, जो 1920 ईस्वी में, सितंबर 1920 ईस्वी में बुलाया गया, इसमें दो प्रस्ताव जो है वो पारित किए गए। जैसे पहला जो प्रस्ताव था वो था कि खिलाफत के मुद्दे पर ब्रिटिश सरकार जो है उसका दृष्टिकोण क्या है, ब्रिटिश सरकार इस पर क्या फैसला लेती है, किस तरीके से इसमें सहयोग करती है। और जो दूसरा था वो था कि आपको पता है कि जलियांवाला बाग नरसंहार जो है जो हुआ था, उसमें जितने भी पदाधिकारी शामिल थे उनमें से किसी भी पदाधिकारी को किसी प्रकार का जो है वो दंड नहीं दिया गया। इसके खिलाफ सरकार का जो दृष्टिकोण है वो क्या है, इसको लेकर के दो प्रस्ताव जो है वो पारित किए गए। इसके बाद जो है
वो कांग्रेस का ही जो वार्षिक अधिवेशन है वह हुआ। इसके बाद जो है वह कांग्रेस का नागपुर का वार्षिक अधिवेशन जो कि दिसंबर 1920 ईस्वी में हुआ। और इस अधिवेशन जो है उसमें जो दोनों प्रस्ताव थे, दोनों प्रस्ताव उसकी पुष्टि की गई कि इन दोनों प्रस्ताव को लेकर सरकार को किस तरीके से घेरा जाएगा। और इसमें ही एक सबसे बड़ी जो चीज़ हुई वह कि कांग्रेस ने ये तय किया, या इसके संगठन के लोगों ने जो है वो तय किया कि अब स्वराज की जगह स्वराज की जगह स्वशासन का जो लक्ष्य है, लक्ष्य को निर्धारित किया गया। तो कांग्रेस का एक जो विशेष अधिवेशन था वो सितंबर 1920 ईस्वी में हुआ था, और जो वार्षिक अधिवेशन था वो दिसंबर 1920 ईस्वी को हुआ, जिसमें जो दोनों प्रस्ताव जो कि कलकत्ता अधिवेशन में पारित किए गए थे उनकी पुष्टि की गई। और इसमें सबसे बड़ी जो भूमिका यह रही कि कांग्रेस ने यह भी प्रस्ताव पारित किया कि अब हमें स्वराज नहीं, अब हमें स्वशासन जो है वो चाहिए। और इसके बाद जो है वह जो आंदोलनकारी थे, खिलाफत आंदोलनकारी, उनकी भी 3 सूत्री मांग थे। चलिए उसको डिस्कस करते हैं। जो खिलाफत आंदोलनकारी थे इन्होंने 3 सूत्री मांग, 3 सूत्री जो है वो मांग प्रस्तुत की, जिसमें पहला ये था कि तुर्की के सुल्तान को लौकिक अधिकार प्रदान की जाए ताकि वह इस्लाम की रक्षा कर सके। जो दूसरा था वह मांग इन लोगों का ये था कि अरब जो प्रदेश है, अरब प्रदेश को तुर्की के सुल्तान यानी कि इसको बोलते हैं खलीफा के अधीन किया जाए। और जो चौथा मांग था वो, तीसरा मांग जो है वो ये था कि तुर्की के सुल्तान को इस्लाम के पवित्र स्थल का जो संरक्षक है वह बनाया जाए। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो टॉपिक्स हैं उसमें जो खिलाफत आंदोलन हुआ उसमें 3 तरीके के 3 सूत्री मांग थे खिलाफत आंदोलनकारियों के। जो पहला मांग था वो था कि तुर्की के सुल्तान को लौकिक अधिकार जो है प्रदान किया जाए ताकि वो इस्लाम की रक्षा कर सके। जो दूसरा मांग था वो ये था कि अरब प्रदेश को तुर्की के सुल्तान यानी खलीफा के अधीन किया जाए। और जो तीसरा मांग था वो सबसे महत्वपूर्ण था कि तुर्की के जो सुल्तान यानी खलीफा है उसको इस्लाम का जो पवित्र स्थल है उसका संरक्षक जो है वो घोषित किया जाए। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि जो खिलाफत आंदोलन है उसका कारण क्या था और किस तरीके से वह भारत में बना। अब जो खिलाफत आंदोलन है इसका परिणाम क्या हुआ, इस परिणाम को असहयोग आंदोलन के जो है वो बाद हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि इसके जस्ट बाद ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है वो प्रारंभ कर दिया था जो कि 1920 से 22 ईस्वी तक चला। तो असहयोग आंदोलन के बाद हम लोग ये तय करेंगे इसमें कि खिलाफत जो आंदोलन हुआ उसके परिणाम जो है वो किस तरीके से सामने आए। तो इसके बाद जो हम डिस्कस करने वाले हैं असहयोग आंदोलन। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और उसके बारे में आप कुछ कमेंट्स में लिखें कि किस तरीके से ये वीडियो आपके एग्जाम्स में काम आ रहा है या काम आ सकता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।